दोस्तों नमस्कार। एक तरफ राजनीति है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था है। एक तरफ चुनावी रैलियों का बोझ है, दूसरी तरफ बैंकों को पटरी पर रखने का बोझ है। एक तरफ हर चुनावी रैली 2024 में सत्ता पास में बनी रहे उस दिशा में ले जाएगी, तो 2023 में 100 से ज्यादा रैलियां प्रधानमंत्री मोदी को करनी है। लेकिन इसी दौर में जितने डिफॉल्टर्स बैंकों के बढ़ते चले जा रहे हैं और हर बैंक डिफॉल्टर के पीछे कहीं ना कहीं कोई राजनीति होती है, राजनेता होता है या सत्ताधारी दल के निर्देश होते हैं, तो फिर बैंक क्या करे, बैंक का बोर्ड क्या करे और आरबीआई क्या करे। अमेरिका के डूबते बैंकों के बीच एक बात खुले तौर पर सामने आ चुकी है। बैंकों की बैलेंस शीट सही नहीं थी। जो बैंकों पर लायबिलिटी है, जो एसेट है, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। और भारत के भीतर के बैंकों की स्थिति को भी देखिए तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि दरअसल जिन्हें कर्ज दिया जाता है वह कर्ज लौटा पाने की स्थिति में रहने के बावजूद भी कर्ज नहीं लौटाना चाहते हैं, यानी विलफुल डिफॉल्टर होते हैं। और सरकार बैलेंस शीट ठीक रहे इसके लिए उस कर्ज को रिटर्न ऑफ कर देती है और वो पूरी रकम बट्टे खाते में डाल दी जाती है। कैसे संभलेंगे बैंक। और अब आरबीआई के गवर्नर, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि बैंक अपने तौर पर अपनी बैलेंस शीट को ठीक रखे। और यह भी उन्होंने संकेत दे दिए कि अच्छा है, भारत के भीतर घरेलू निवेश बैंकों में करीब 2/3 होता है जो कि बैंकों को बचाए हुए है। यानी कॉरपोरेट के आश्रय अगर आप रहते और इस देश के भीतर में अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथों चले गए होते, यह तो अच्छा है कि आप सरकारी बॉन्ड में वहां पैसा लगाते हैं, और यह तो अच्छा है कि घरेलू निवेश 60% से ज्यादा का है, तो बैंक बचे हुए हैं। लेकिन कब तक, यह सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है कि दुनिया भर के भीतर जिस दौर में शेयर बाजार का अपना मार्केट कैप जो है बढ़ा है, भारत का मार्केट कैप कम हुआ है। भारत के शेयर महंगे हुए हैं तो विदेशी निवेशकों ने भी यहां शेयर बेचकर दुनिया के दूसरी जगहों पर पैसा लगा दिया। यानी भारत से मुनाफा कमा पाने की स्थिति में विदेशी निवेशक आ गए। लेकिन भारत के भीतर जिस तरीके से घरेलू निवेशकों के सामने संकट, एक तरफ बैंकों का, वहां से निकलकर जो शेयर बाजार में पैसा लगता है उसको लेकर, और कितनी बड़ी तादाद में कितना प्रभावित भारत की इकोनॉमी के मद्देनजर बैंक हो रहे हैं। और क्यों, प्रचार तो होते रहेगा लेकिन देश को संभालना जरूरी है, और देश को संभालने के लिए इकोनॉमी को संभालना जरूरी है। और इकोनॉमी की रीढ़ अगर बैंक हैं तो बैंकों के आश्रय अपने रईस मित्रों का तो दूर छोड़ दीजिए, एक कॉरपोरेट और दूसरी तरफ इंडस्ट्री जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उस दिशा में चीजें बढ़ नहीं रही है। लेकिन उस दिशा में लोन लगातार बढ़ते चला जा रहा है, और लोन माफी जो है वह भी 10 लाख करोड़ से ज्यादा की हो चली होगी। तो बैंक अपनी बैलेंस शीट कैसे मैनेज करेंगे, यह संकट है। चेतावनी दे नहीं सकते हैं आरबीआई के गवर्नर, तो बात बात में किसी कार्यक्रम में सिर्फ जिक्र करते हैं। और जिक्र दरअसल उस दिशा में भी जाता है कि हमने तो बहुत पहले कहा था कि क्रिप्टो करेंसी का खतरा क्या है और वो कितना भयानक खतरा है। लेकिन भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को भी टैक्स के दायरे में लाकर मान्यता दे डाली, और अमेरिका के डूबते बैंक बतला रहे हैं दरअसल ये खतरा कहीं ज्यादा बड़ा है। संकेत कई है। पहला संकेत तो यही है कि भारत के भीतर अगर बैंक संभल रहे हैं तो क्या सिर्फ 2024 के चुनावों के मद्देनजर। भारत की अर्थव्यवस्था के आंकड़े किसी भी रूप में रखे जा रहे हैं तो क्या सिर्फ 2024 के चुनावों के मद्देनजर। और भारत में आंकड़ों का यह खेल आरबीआई समझ चुका है, और आरबीआई का अपना डिविडेंड कम हो गया है। जो पीएसयूज का डिविडेंड सरकार को मिलता उसमें कमी आ गई है। क्यों ऐसा हो रहा है, आइए आज कुछ पन्नों को खोलते हैं, जिसके बाद उस लकीर को आप समझ पाएंगे जो भारत के भीतर आरबीआई सरकार से ही कह रहा है सावधान। यह सावधान कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। और बैंकों को लेकर बैंक अपनी बैलेंस शीट के संतुलन पर ध्यान दें, ताकि एसेट लायबिलिटी का संतुलन गड़बड़ाए नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट के असंतुलन की वजह से ही अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर पर संकट आ चुका है। यह संकट भारत पर भी
आ सकता है अगर आप सही तरीके से बैलेंस शीट को नहीं रखेंगे। क्योंकि अमेरिका के भीतर डूबे इस दौर में अगर ध्यान दीजिए, सिलिकॉन वैली बैंक हो, सिग्नेचर बैंक हो, और उसके बाद जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक डूबा तो उसने यस बैंक वाली थ्योरी अपना ली। वहां के 11 बैंक उस बैंक को संभालने के लिए सामने आ गए, जान गए ये कड़ी अगर बड़ी होती चली गई तो फिर खतरा मंडराएगा। और भारत के भीतर की परिस्थिति अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्थितियां नाजुक होगी, और उसमें खास तौर पर क्रिप्टो करेंसी का जिक्र भी आरबीआई के गवर्नर खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम तो पहले से मानते रहे हैं। 2019-20 में हमने रिपोर्ट दी थी कि इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा खतरा क्रिप्टो करेंसी है। तो भारत सरकार पे कौन सा दबाव था? अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो दुनिया में सत्ता बनाते बिगाड़ते हैं, क्या उनका दबाव था? या इकोनॉमी वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं, उनका दबाव था? और सत्ता उन्हीं के हिसाब से चले, इस दिशा में भारत भी क्या जा चुका है? और भारत की डेमोक्रेसी को लेकर जो सवाल बार बार दुनिया के अलग अलग मंचों पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी उठाते हैं, तो कहीं उसके अक्स तले करेंसी का जिक्र तो नहीं है। लेकिन अब आइए उस दिशा में जो अमेरिका और भारत के बैंक में एक बड़ी मोटी लकीर खींचता है। भारत में अधिकांश डिपॉजिट जो है वो घरेलू बचत से है। तो बैंक अगर डूबने लगेंगे तो घरेलू बचत का मतलब इस देश के आम लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा अमेरिका में नहीं है, वहां कॉर्पोरेट डिपॉजिट बड़ा है, भारत में घरेलू डिपॉजिट बड़ा है। और भारत में कॉर्पोरेट डिपॉजिट 22% से ज्यादा का नहीं है, जबकि लगभग 63% घरेलू बचत के तौर पर है। और भारत के भीतर जो बॉन्ड पर निर्भरता काफी कम भी है, क्योंकि अधिकांश निवेश जो है वो सरकारी बॉन्ड में होता है। अब यहां से सवाल उठता है कि जब अधिकांश बैंक 72 से 78% मैच्योरिटी तक रकम को रखते हैं तो यहां के बैंक क्यों डूबेंगे? लेकिन आरबीआई के गवर्नर अगर चिता रहे हैं और कह रहे हैं कि बैलेंस शीट के डगमगाहट की परिस्थिति को अगर समझिए और इसके समानांतर वो शेयर बाजार की तरफ इंगित भर कर रहे हैं, तो एक बात यहां शेयर बाजार की और जोड़ लीजिए। दुनिया भर के बाजारों में, शेयर बाजारों में प्रगति हुई है, भारत नेगेटिव एस्पेक्ट में गया है। 3 महीने के भीतर यानी 2023 में 11% शेयर टूटे हैं। 300 से ज्यादा शेयर के दाम एक वक्त जिस टॉप पर रहते थे उसकी कीमत आज आधी से कम हो गई है। उसमें अडानीज ग्रुप को भी आकर खड़ा कर सकते हैं। अडानी इंटरप्राइजेस एक वक्त 4000 के पार था, आज की तारीख में 1600, 1700, 1800 के भीतर झूल रहा है। यानी बीते 2 हफ्तों में सेंसेक्स लगभग 5.5% अगर टूटा है, तो अगर वो अमेरिकी बैंकों के डूबने का प्रभाव है, और तो कल्पना कीजिए कि भारत के भीतर वो कौन सी परिस्थिति आकर खड़ा हो सकती है जो शायद डगमग स्थिति में लाकर खड़ा कर दे। और जैसे ही आप शेयर बाजार की तरफ जाते हैं, बैंकों पर आए या शेयर बाजार पर, हमें लगता है आपको पहले बताना चाहिए बैंकों को लेकर, क्योंकि आम पैसा वहां पर लगा हुआ है। इसकी एक कल्पना डिविडेंड के जरिए कीजिए। डिविडेंड में बजट एस्टिमेट किया गया 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, मार्च के महीने तक पैसा लगभग आएगा 73,948 करोड़ रुपए, ये एस्टिमेटेड था। लेकिन जो अब जानकारी आ रही है वो पैसा आएगा 40,993 करोड़ रुपया, यानी एक झटके में लगभग 50,000 करोड़ रुपए कम हो जाएंगे। यानी 73,000 करोड़ से घटकर 40,000 करोड़ पर यह डिविडेंड आ गया। नेक्स्ट ईयर कहा जा रहा है 48,000 करोड़ डिविडेंड के तौर पर मार्च 2024 में आएगा। लेकिन एनालिसिस अभी से चल रहा है, जो रफ्तार है वह भी 43,000 करोड़ पार नहीं कर पाएगा। यह मैसेज क्या है? क्या डिविडेंड कम हो रहा है तो कुछ घाटे में परिस्थिति आ गई है? अब इसके लिए बैंकों के भीतर जाना चाहिए, खास तौर से तब जब डिफॉल्टर्स की संख्या बैंकों में लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? और ये विलफुल डिफॉल्टर है, यानी उनके साधन बतलाते हैं कि वो दे सकते हैं लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि डिफॉल्टर घोषित कर दीजिए, अब उनको बैंक से दोबारा लोन नहीं देंगे, नॉन बैंकिंग सेक्टर से भी उनको लोन नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता है, लेकिन वो पैसा तो लोगों का चला ही गया। उस दिशा में जाइए तो एसबीआई में आज की तारीख में जो डिफॉल्टर्स है उनकी संख्या 1,883 हो गई, पीएनबी में 2,144 हो गई, यूनियन बैंक में 1,000
746 हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा में 2203 हो गई। ये डिफॉल्टर्स की संख्या हम आपको बतला रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में घोषित डिफॉल्टर्स हैं। बैंक ऑफ इंडिया में सबसे कम 340, आईडीबीआई जो बिक रहा है, प्राइवेट सेक्टर के हाथों जा रहा है, पूरी प्रक्रिया जारी है, 335 वहां पर भी हैं। कैनरा बैंक में 1334 डिफॉल्टर्स हैं। ओवरऑल डिफॉल्टर्स देखिएगा तो ये लगभग 15,778 डिफॉल्टर्स हो चुके हैं। आप कहिएगा पहले नहीं थे क्या? पहले थे, बिल्कुल थे। कोविड काल से ठीक पहले चले जाइएगा और अभी ले आइएगा तो लगभग 1.5 गुना हो गए। यानी उस समय अगर 10,000 डिफॉल्टर थे तो आज ये 15,000 डिफॉल्टर से ज्यादा की तादाद हो गई। यह परिस्थिति क्या बतलाती है? और इस परिस्थिति के भीतर जब आप जिक्र करना शुरू करते हैं कि आरबीआई के एसेट क्वालिटी रिव्यू के बाद जब ग्रॉस एनपीए का जिक्र आता है तो वो दस्तावेज में दिखलाता है 5.41%। आप खुश हो जाते हैं कि चलिए कम हो गया, लेकिन ये कम क्यों हुआ? बकायदा पार्लियामेंट में सरकार कहती है कि 10 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज जो है बट्टे खाते में डाला गया, यानी रिटर्न ऑफ किया गया। अगला सवाल आएगा तो फिर आप बैलेंस शीट कैसे संभाल रहे हैं? या बैलेंस शीट ठीक रहे सिर्फ इसीलिए काम कर रहे हैं? तो यह दूसरा खतरा है, क्योंकि अमेरिकी बैंकों के भीतर बैलेंस शीट को ठीक करने की प्रक्रिया में असल बैलेंस शीट अगर दरकिनार की गई, जिसका जिक्र बार बार निकल कर आ रहा है और जिसका जिक्र आरबीआई के गवर्नर कर रहे हैं, तो यह एक खतरनाक परिस्थिति है। और ध्यान दीजिए, एसबीआई ने 2 लाख करोड़ रुपए इस दौर में रिटर्न ऑफ हुए हैं। पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में 67,000 करोड़ से ज्यादा रिटर्न ऑफ हुए हैं। और ये ओवरऑल तो 10 लाख करोड़ से ज्यादा है जो पार्लियामेंट में जवाब दिया गया, जो आखिरी जवाब है सरकार का बैंकों को लेकर। अगर इस दिशा में जाइएगा तो एक सवाल और आएगा, जिनको लोन दे रहे हैं वह कौन सा काम कर रहे हैं और इस देश की इकोनॉमी में उनका कितना बड़ा योगदान है? आप कल्पना के परे है कि भारत का कोर सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसके पैरेलल में ले आइए। अगर इनके ग्रोथ रेट को देखें और इनकी परिस्थिति को देखें और इनको जितना लोन, लगभग 33 लाख करोड़ से ज़्यादा लोन जो इन पर है, जो लास्ट अक्टूबर 2022 तक का जो डाटा निकल कर आ रहा आरबीआई ने जो जारी किया, उसमें आप अगर ये देख पा रहे हैं तो ये चुकता कैसे करेंगे जब इनकी पूरी परिस्थिति नाजुक है? क्योंकि जुड़े हुए इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिविजुअल लेवल पे भी काम कर रहे हैं, जुड़े हुए कुछ कॉरपोरेट सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो, आयरन और स्टील का सेक्टर हो, सीमेंट का सेक्टर हो। इन क्षेत्रों के भीतर जो पैसा बैंकों के जरिए निकल कर कर्ज के तौर पर दिया गया और जो करोड़पति थे उन्होंने, अरबपति कहिए, उन्होंने पैसा अगर नहीं लौटाया तो बैंक कैसे ठीक करेंगे? यह अगर पहला सवाल आपके जहन में आ रहा है तो दूसरा सवाल यहां पर आएगा कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 42,000 करोड़ इसी बरस का एक डाटा निकल कर आया और पावर सेक्टर और रोड में उसमें लगभग 22,000 करोड़ रुपया दिया गया। स्थिति क्या है देश के भीतर यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके जहन में आता हो विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम या उन डिफॉल्टर्स का नाम जो देश छोड़कर भाग जाते हैं, इसकी भी एक गिमिक है। आप कहेंगे ये गिमिक कैसे हो सकता है? गिमिक यह है कि जितना कर्ज लिया, जो पहली जानकारी आती है और जो दूसरी जानकारी आती है, और सपोज कीजिए किसी ने 100 रुपए लिए और 100 रुपए नहीं लौटाए, तो वो 100 रुपए रहेंगे या उस पर इंटरेस्ट लगते लगते वो कितना बढ़ेगा? और अगर उसी को बढ़ाते चले जा रहे हैं और फिर बाद में कहते हैं नहीं हमने उसको नहीं बढ़ाया है, तो इसका मतलब क्या है? क्या उसके बावजूद भी दिया जा रहा था? यह पूरा खेल आंकड़ों का है। उसको हम 3-4 कंपनियों के जरिए आपको बताते हैं। मसलन गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, आरबीआई की एक लिस्ट आई 2019 में, उन्होंने कहा कि लगभग 5,044 करोड़ रुपए इस पर कर्ज है। मेहुल चौकसी का नाम इनसे जुड़ा हुआ है, फरार है, बाहर है। उसके बाद दूसरी लिस्ट आई 31 मार्च 2022 को, यानी 3 बरस के बाद। तो 19 में आंकड़े थे 5,044 करोड़ के और 22 के मार्च में आंकड़े आए 7,848 करोड़ के, जो बढ़ गए। आरईआई जो रिलायंस का एग्रो लिमिटेड है, उसके ऊपर कर्ज था 4,197 करोड़ 2019 में, 2022 में बढ़कर यह 4,803 करोड़ हो गया। जूम डेवलपर्स 2,024 करोड़ बढ़कर 2,147 करोड़ हो गया। रोटोमैक ग्लोबल यह भी बढ़ गया।
जो एबीजी शिपयार्ड है यह 1875 करोड़ से बढ़कर 3708 करोड़ हो गए। इस फहरिस्त में देखिएगा तो जैसे कॉनकॉस्ट स्टील है, इसके ऊपर 4596 करोड़ है। इरा इंफ्रा है 5879 करोड़ है। कोस्टल प्रोजेक्ट है 2311 करोड़ है। यह ऐसे नाम हैं जो हर बार जिक्र होते हैं और कीमत बढ़ती हुई दिखाई जाती है, और आंकड़ों के खेल में कुछ रिटर्न ऑफ हो जाता है, कुछ इंटरेस्ट दिखा दिया जाता है। बैंक अपनी बैलेंस शीट इसी में ठीक करने में लग जाते हैं कि लायबिलिटी देखिए उतनी नहीं इतनी हो गई, फिर उसके बाद कहते हैं बैलेंस शीट ठीक करने के लिए इतनी नहीं उतनी थी, और उसके बाद जब रिटर्न ऑफ होता है तो बोलते हैं देखिए बैलेंस शीट ठीक हो गई। सरकार बैलेंस शीट ठीक करने की दिशा में जब रिटर्न ऑफ करती है यानी बट्टे खाते में डालती है तो उसके बाद पुरानी परिस्थितियों को निकालते हैं, नहीं अभी और रिटर्न ऑफ करने की जरूरत है। तो क्या भारत के बैंकों के साथ उस अर्थव्यवस्था का खिलवाड़ हो रहा है जिसमें घरेलू निवेश 63% होता है? और भारत के भीतर बैंक के डूबने का मतलब हर किसी ने देखा है। यहां पर यस बैंक के बाहर खड़ी हुई कतारों को देखा है, महाराष्ट्र पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के बाहर खड़ी कतारों को देखा है, लक्ष्मी विलास बैंक के बाहर किस तरीके से थके हारे लोग खड़े थे कि अपना पैसा निकाल पाए। अमेरिका में तो सरकार कह देती है ठीक है आपका पैसा हम वापस करेंगे, टैक्स पेयर पे कोई दबाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। और इसी की वजह भी है कि जो वहां पर सिलिकॉन वैली बैंक डूबा उसमें भारत के जो अलग अलग पैसे जमा थे स्टार्टअप के पैसे वो 8254 करोड़ थे। सिलिकॉन वैली बैंक में सिर्फ हड़कंप मच गया स्टार्टअप के भीतर। अगर इतना पैसा नहीं मिल पाएगा क्योंकि जो इंश्योर्ड मनी थी वह तो इस दिशा में जा नहीं रही थी, वह तो 1000 करोड़ से ज्यादा मिल नहीं पाता, 8000 करोड़ से ज्यादा जमा था। वहां जिम्मेदारी सरकार ने उठा ली क्योंकि उनकी अपनी आर्थिक स्थिति कॉम्परेटिवली ठीक थी। लेकिन भारत के साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये हो चली है, हमको लगता है ये आज आपको जानना चाहिए। जिन बातों का हमको लगता है शेयर बाजार से एनालिसिस होता और कहा जाता है कि चीजें बिगड़ेंगी या नहीं बिगड़ेंगी, और हम लगातार आंकड़ों को देखते हैं 60,000 के नीचे गया तो मुश्किल है, 60,000 के ऊपर आया तो ठीक है। अब आप सोचिए आज की तारीख में शेयर बाजार का जो वैल्यू, टोटल वैल्यू गिरा जो वह पहुंच गया 247 लाख करोड़ पर। अडानी कांड से पहले इसकी वैल्यू जो थी 262 लाख करोड़ थी, 262 लाख से घटकर 247 लाख करोड़ पर आ गया। कितना डूब गया पैसा इस दौर में। अब 15 लाख करोड़ से ज्यादा डूब गया तो ये किसका पैसा था? और सभी निवेश जो विदेशी निवेशक थे इस दौर में 22,000 करोड़ रुपए पिछले 2-2.5 महीनों में इन्होंने इतना पैसा यहां पर शेयर बेच डाले, क्योंकि यहां पर शेयर कॉस्टली हो गए तो निकाल लीजिए और फिर डॉलर के भाव में निकालिए और उसको बाहर बेचिए। डॉलर मजबूत हो रहा है, उनको लाभ हो रहा है, हमको नुकसान हो रहा है। और अब आप सोचिए कि 300 शेयर ऐसे हैं जो ऑल टाइम लो पे 50% के लगभग नीचे आ गए। और उसमें भी अगर आप शेयर की संख्या जानना चाहते हैं तो 92 शेयर ऐसे हैं जिनकी कीमत 75% नीचे गिरी है। 66 शेयर ऐसे हैं जो 80% नीचे गिरे हैं। सिर्फ 14 दिनों के भीतर 5.5% से ज्यादा शेयर टूट गए बीएसई और एनएसई के भीतर। सेंसेक्स नीचे आ गया 5.4%, निफ्टी का 6.3%। सवाल है, बार बार जिक्र दुनिया का होता है तो आज शेयर बाजार के जरिए जरा समझ लीजिए कि दुनिया भर के बाजारों में जो मार्केट कैप था वो बढ़ा है, भारत में ये कम हुआ है। और कम कितना हुआ है इसको इस बात से समझ लीजिए, जर्मनी में लगभग 8.6% मार्केट कैप ऊपर आ गया, फ्रांस में 7.92% मार्केट कैप ऊपर आ गया, चीन में 5.9% शेयर बाजार का मार्केट कैप ऊपर आ गया, अमेरिका में लगभग 2.05% मार्केट कैप ऊपर आ गया, हांगकांग में 1.57% ऊपर आ गया, सऊदी अरब में 1.19% आ गया, ब्रिटेन में भी जहां के इन्फ्लेशन को लेकर भारत के भीतर शोर आलू मिलेगा नहीं सब्जी मिलेगी नहीं, वहां भी शेयर बाजार 0.77% ऊपर ही गया है। लेकिन भारत में यह -11% पे आ गया इस साल। हम सिर्फ इस साल का आंकड़ा बता रहे थे। नेगेटिव में एक भारत है और दूसरी तरफ कनाडा है, लेकिन कनाडा 1% से नीचे है नेगेटिव, भारत 11% से ज्यादा नेगेटिव में आ गया है। अब आप समझिए कि जिन परिस्थिति में भारत के भीतर जो स्थिति चल रही है उसमें अगर आप एक
स्थिति में इसी को ले आइए कि अडानीज जो दुनिया के सबसे बड़े रईस थे, उनकी क्या स्थिति शेयर बाजार में हो गई। तो आज ही जानकारी निकल कर आई कि ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी जो है उसको जो है लॉन्ग टर्म एएसएम में डाल दिया गया, यानी एडिशनल सर्विलांस मेजर्स फ्रेमवर्क के दायरे में ले आया। अगर आपको याद हो 8 मार्च को अडानी इंटरप्राइजेस, पावर और अडानी विल्मर को भी लाया गया था, अब उसको बाहर कर दिया गया। लेकिन मैनिपुलेशन अगर हो रही है, ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कीमत हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इस रूप में सर्विलेंस में डाला गया। और ख़ास तौर से जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सेबी भी जांच कमेटी बैठाए हुए और कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने भी बैठाई है, जो जांच हो रहा है। मैसेज क्या है? सबसे बड़ा मैसेज यह है कि भारत के भीतर की कहानी उन्हीं आंकड़ों के आश्रय चलती है जो आंकड़े या तो बैलेंस शीट में हो या सरकार उनको पार्लियामेंट में बताए। और बैलेंस शीट के आंकड़े अगर अप डाउन लगातार रिटर्न ऑफ कर्ज को बच्चे खाते में डालने और विलफॉल डिफॉल्टर्स के इर्द गिर्द रेंगते हैं और लगातार कर्ज देने की रफ्तार बढ़ी हुई है और कर्ज ना लौटा पाने की रफ्तार भी बढ़ी हुई है, तो इस इकोनॉमी का माई बाप होगा कौन? तो पहला सवाल, क्या वाकई राजनीतिक तौर पर बैंक भारत में काम कर रहे हैं अभी भी? दूसरा सवाल, जो घरेलू निवेश यहां पर सबसे ज्यादा है, दुनिया के किसी भी देश की तुलना में भारत में घरेलू निवेश सबसे ज्यादा है, और अगर भारत की उस मार्केट इकोनॉमी पर झटका लगता है जिसका असर बैंकों पर पड़ता है, तो सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। उसकी भरपाई कैसे होगी? और तीसरा सवाल, सत्ता में बने रहने के लिए प्रयास तो हर सत्ता हमेशा से करती आई है, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए इंडिया के इंस्टीट्यूशन और उसमें भी पब्लिक सेक्टर के बैंकों का इस्तेमाल भी हो सकता है। यह पहली बार इस नजरिए से समझ में आ रहा है, जहां जिक्र आंकड़ों का होता है और जहां जिक्र बैलेंस शीट का होता है। तो आखिर में आरबीआई के गवर्नर की यह बात कि बैंक अपनी बैलेंस शीट के संतुलन पर ध्यान दें ताकि एसेट लायबिलिटी का संतुलन गड़बड़ाए नहीं। और हमें लगता है चुनाव और अर्थव्यवस्था के बीच भी बैलेंस बना कर रखें, अन्यथा देश डूब जाएगा तो कौन सा प्रचार काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।